आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। फ्लाई 91 की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, 4 घंटे हवा में लगाता रहा चक्कर। राजस्थान बाड़मेर में रिफाइनरी में लगी आग, मंगलवार को पीएम मोदी को करना है उद्घाटन। भारत में फिलिस्तीन के राजदूत ने पश्चिम एशिया संकट को लेकर इजराइल पर लगाए ये आरोप। ईरानी जहाज पर अमेरिका के कब्जे के बाद चीन ने दिया बयान। ईरान ने कहा यूरेनियम भंडार को निकालना या किसी को सौंपना देश के एजेंडे में नहीं है। जापान में भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी, पीएम ने लोगों से की ये अपील। पाकिस्तान में वार्ता की तैयारियों के बीच ईरान ने क्या कहा। औंधे मुंह गिरा सोना, अर्चना पूरन सिंह को अफसोस, कपिल शर्मा शो के कारण एक्टिंग करियर हुआ ठप। और टीम की हार से टूट गए वैभव, बाउंड्री पर बैठे 15 साल के सूर्यवंशी के छलक पड़े आंसू। हैदराबाद से हुबली जा रही फ्लाई 91 की एक फ्लाइट को तकनीकी खराबी आने के बाद रास्ता बदलकर बेंगलुरु से जाना पड़ा। इस दौरान विमान करीब 4 घंटे तक आसमान में ही चक्कर लगाता रहा। इससे यात्रियों में डर और घबराहट का माहौल बन गया। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में कई यात्री घबराए हुए नजर आ रहे हैं। कुछ यात्री प्रार्थना करते भी देखे गए। इस दौरान फ्लाइट उतरने से पहले अलग अलग इलाकों के ऊपर चक्कर लगाती रही। जानकारी के अनुसार फ्लाइट IC 3401 रविवार दोपहर लगभग 3 बजे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई थी। इस फ्लाइट को शाम 4:30 बजे हुबली पहुंचना था, लेकिन हुबली के करीब पहुंचने पर विमान में तकनीकी समस्या आ गई। इसके चलते पायलट को तुरंत फैसला लेते हुए लैंडिंग टालनी पड़ी। पायलट ने स्थिति को संभालने के लिए विमान को कर्नाटक के विभिन्न इलाकों मुंडगोड़, दावरगेरे और शिवमोगा के ऊपर बार बार घुमाया। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार विमान का रास्ता बदल दिया गया और वह शाम 7:30 बजे बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतर गया। इस दौरान विमान में बैठे यात्री काफी डर गए। राजस्थान के बाड़मेर में पचपदरा रिफाइनरी में आग लग गई है। इस हादसे के बाद धुएं का विशाल गुब्बार रिफाइनरी के ऊपर देखा गया। कल यानी मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस रिफाइनरी का उद्घाटन करना था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उद्घाटन कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने के प्रयास और तैयारियां की जा रही थी। इस घटना पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जाहिर की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अशोक गहलोत ने लिखा, बालोतरा के पचपदरा में रिफाइनरी में आग लगने की खबर सुनकर चिंता हुई। रिफाइनरी हम सभी राजस्थानियों के लिए गर्व करने वाली परियोजना है जिसका कल उद्घाटन होना है। ऐसे समय पर यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस घटना में सभी की सलामती की प्रार्थना करता हूं। भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेश ने पश्चिम एशिया संकट पर बयान दिया है। अब्दुल्ला अबू शावेश ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, लेबनान में युद्ध विराम की घोषणा खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, लेकिन इजराइल ने युद्ध विराम का पालन नहीं किया। इजराइल ने उस युद्ध विराम का भी उल्लंघन किया जिस पर पिछले अक्टूबर में मिस्र में गाजा को लेकर सहमति बनी थी। एक इंसान और एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून में यकीन रखता है, मुझे उम्मीद है कि इस युद्ध विराम से मौजूदा युद्ध का अंत हो जाएगा। अब हम उम्मीद कर रहे हैं, हम आह्वान कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि यह युद्ध विराम इस युद्ध का अंत बन जाए। 16 अप्रैल को इजराइल और लेबनान के बीच सीजफायर की घोषणा की गई थी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता फिर से शुरू करने की अपील की है। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुआ जियाकुन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चीन अमेरिकी सेना की ओर से जहाज को जबरदस्ती रोके जाने पर चिंता जाहिर करता है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इससे पहले ईरानी बंदरगाहों के अमेरिकी नौसैनिक घेराबंदी की गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक बताया था। अनुमान है कि चीन ईरान से निर्यात किए जाने वाले तेल का करीब 90% हिस्सा खरीदता है। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिकी घेराबंदी का मकसद शायद चीन पर दबाव डालना हो ताकि वह खुद ईरान पर दबाव बनाए। इससे पहले ईरान का झंडा लगे मालवाहक जहाज पर अमेरिकी कब्जे के बाद ईरान ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य पोतों पर ड्रोन हमले किए हैं।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने किसी को भी देश के समृद्ध यूरेनियम के भंडार सौंपने संबंध में किसी भी प्रकार की बातचीत को खारिज कर दिया है। बीबीसी फारसी सेवा के मुताबिक इस्माइल बकाई ने कहा, वार्ता के मौजूदा या पिछले किसी भी चरण में ईरान के समृद्ध यूरेनियम भंडार को अमेरिका या किसी अन्य देश को हस्तांतरित करने का मुद्दा नहीं उठाया गया है और यह विकल्प मूल रूप से ईरान के एजेंडे पर नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि अमेरिका ईरान के साथ मिलकर उसके समृद्ध यूरेनियम भंडार को हासिल करने और फिर से उसे अमेरिका को हस्तांतरित करने के लिए काम करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा, हम सहयोग से इस यूरेनियम भंडार को हासिल कर लेंगे। हम ईरान जाएंगे और जब मौका मिलेगा तो बड़ी मशीनों से खुदाई करेंगे और इसे अमेरिका ले जाएंगे। जापानी प्रसारक एनएचके ने 7.4 तीव्रता वाले भूकंप की जानकारी दी है। यह भूकंप देश के सानरिको के तट से करीब 100 किलोमीटर दूर समुद्र में 10 किलोमीटर की गहराई में आया है। एनएचके के मुताबिक भूकंप की तीव्रता जापानी सेस्मिक स्केल पर 0 से 7 के बीच 5+ दर्ज की गई है। भूकंप की खबर आने के बाद जापान के प्रधानमंत्री शनाई तकाइची ने प्रभावित इलाकों में लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने का आग्रह किया। जापान में अधिकारियों ने उन इलाकों की सूची जारी की है जिनके लिए सुनामी की चेतावनी और सलाह दी गई है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जापान में सुनामी की पहली लहरें इवाते प्रांत तक पहुंच रही है। यहां मायाको पोर्ट पर एक लहर की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर तक दर्ज की गई है। जापान के मुख्य द्वीप के उत्तरी हिस्से में स्थित आओमोरी प्रांत के तट से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक सुनामी देखी गई। देश के सार्वजनिक प्रसारक एनएचके ने इसकी जानकारी दी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान ने अभी तक अमेरिका के साथ बातचीत में शामिल होने का कोई फैसला नहीं किया है। उधर पाकिस्तान में वार्ता को लेकर तैयारियां जोरों पर है और आयोजन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने तेहरान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अमेरिका ने युद्ध विराम की शुरुआत से ही उसका उल्लंघन किया। इस्माइल बकाई ने चेतावनी दी, ईरान कोई समय सीमा या अल्टीमेटम स्वीकार नहीं करेगा। अगर अमेरिका या इजराइल कोई कदम उठाते हैं तो ईरान ताकतवर जवाब देगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, अमेरिका ईरान पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहा है। यह तब भी जारी है जब उन्हें सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए थी, लेकिन हम अमेरिकियों से सच बोलने की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आई कमजोरी के चलते सोमवार को कीमती धातुओं की कीमतों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने और चांदी दोनों में ही गिरावट देखी गई। हाजिर मांग में कमी के चलते एमसीएक्स पर जून डिलीवरी वाला सोना 1810 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई और कीमत 1,52,799 रुपए प्रति 10 ग्राम के लो लेवल पर पहुंच गई। इस दौरान इसका हाई लेवल 1,53,680 रुपए रहा। हालांकि खबर लिखे जाने तक यह 1,53,563 रुपए पर कारोबार कर रहा था, जबकि इसका पिछला क्लोज 1,54,609 रुपए था। अर्चना पूरन सिंह ने साल 1982 में महज 20 साल की उम्र में फिल्म निकाह से एक्टिंग में डेब्यू किया था। वह उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में से है जिन्होंने बड़े पर्दे और टीवी दोनों पर साथ साथ काम किया और दोनों ही मोर्चों पर शोहरत बटोरी। साल 1987 में वह नसीरुद्दीन शाह के साथ फिल्म जलवा में लीड रोल में नजर आई। अब तक 100 से अधिक फिल्मों और टीवी शोज में काम कर चुकी 63 साल की अर्चना को मौजूदा वक्त में द कपिल शर्मा शो में जज के रूप में पहचाना जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस कॉमेडी शो ने उन्हें नए दौर में खूब पॉपुलैरिटी दी, लेकिन एक्ट्रेस का मानना है कि कहीं न कहीं इस कारण उनका एक्टिंग करियर ठप पड़ गया। ताजा इंटरव्यू में उनका यह दर्द छलका जो कहीं न कहीं पछतावा बनकर भी उभरा। 90 के दशक में बाज और जज मुजरिम जैसी फिल्मों में आइटम नंबर, फिर इंसान, कुछ कुछ होता है, दे दनादन और बोल बच्चन जैसी फिल्मों में अपने कॉमेडी अवतार के लिए सुर्खियां बटोरने वाली अर्चना पूरन सिंह ने 2019 में नवजोत सिंह सिद्धू की जगह द कपिल शर्मा शो में जज के तौर पर एंट्री की थी। इसके बाद से वह इस शो का हिस्सा है। यह शो पहले टीवी पर आता था और अब ओटीटी पर द ग्रेट इंडियन कपिल शो के नाम से प्रसारित होता है।
ईडन गार्डन्स में सोमवार शाम शोर जीत का था, लेकिन एक तस्वीर ऐसी थी जिसने पूरे मुकाबले की कहानी बदल दी। कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत के जश्न के बीच राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के ओपनर वैभव सूर्यवंशी बाउंड्री रोप के पास अकेले बैठे रोते नजर आए। मैच खत्म होने के बाद जब खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम की ओर लौट रहे थे, वैभव वहीं बैठकर मैदान में ठहर गए, चेहरा झुका हुआ, आंखों में आंसू, जैसे हार का सारा बोझ उन्होंने अपने कंधों पर ले लिया हो। इस भावुक पल में विरोधी टीम ने भी संवेदनशीलता दिखाई। केकेआर के सपोर्ट स्टाफ का एक सदस्य युवा बल्लेबाज के पास पहुंचा, उसके साथ बैठकर उसे ढाढ़स बंधाया। प्रतिस्पर्धा के बीच यह दृश्य क्रिकेट के मानवीय पक्ष को उजागर करता है।